Today we'll discuss the topic resonance. The phenomenon of resonance was put forward by Heisenberg to explain the properties of certain molecules. Student किसने ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन किया था? Heisenberg. So कह रहा है in case of certain molecules, कह रहा है कुछ molecules में a single like structure cannot explain all the properties of the molecule. एक सिंगल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का एक सिंगल वे स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. द मॉलिक्यूल इज देन सपोज टू हैव मैनी स्ट्रक्चर्स. इसका मतलब कि एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं एंड ईच ऑफ विच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल. और जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रक्चर काफी सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है. बट नन कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल. और एक सिंगल मॉलिक्यूल सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है M, उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं S1, S2, S3. ठीक है स्टूडेंट. अब ना S1 सारी प्रॉपर्टीज को आपका कर रहा है एक्सप्लेन, ना S2 स्ट्रक्चर कर रहा है, ना S3 स्ट्रक्चर कर रहा है, लेकिन ये सारे S1, S2, S3 मिलके सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं. मीन सिंगल स्ट्रक्चर इज नॉट फुलफिल ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है स्टूडेंट. इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं. एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर कह रहा है अब जो ये तीन स्ट्रक्चर्स आए इनका कोई ना कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर भी होगा. अब कह रहा है एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. स्टूडेंट ये जो S1, S2, S3 स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आएगा वो इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के इन बिटवीन आएगा. वो क्या होगा? इन बिटवीन होगा. और उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को क्या हम कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड. क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड. जैसे आपकी हाइब्रिडाइजेशन थी, जो ऑर्बिटल आए थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से थे? दैट इज इन बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ ऑल S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है स्टूडेंट. ऐसे ही यहां पे क्या आया? रेजोनेंस हाइब्रिड. मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आया वो क्या? इन बिटवीन दीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है स्टूडेंट. एंड द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स जो S1, S2, S3 आए थे उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स. एंड इस फेनोमेनन को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? रेजोनेंस. सो रेजोनेंस क्या मतलब आया कि एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मींस मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. इसका मतलब मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स. और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा? इन बिटवीन ऑल दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. और उस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया? रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है स्टूडेंट. और इस फेनोमेनन को क्या बोल दिया है? रेजोनेंस. क्या बोल दिया है? रेजोनेंस. सो कह रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्राइट आयन. नाइट्राइट आयन आपका क्या है? NO2 नेगेटिव. नाइट्राइट. नाइट्राइट NITRITE नाइट्राइट आयन. कह रहा है कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ बोथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्वल इन नाइट्राइट आयन. कह रहा है वाई. ठीक है स्टूडेंट. और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि कह रहा है वाई द बॉन्ड लेंथ ऑफ बोथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स. अब स्टूडेंट NO2 है तो ऑब्वियस है नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स बनेंगे. ठीक है स्टूडेंट. अब कह रहा है कि इन दोनों की बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है? सेम है, इक्वल है नाइट्राइट आयन में. कह रहा है क्यों? कह रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस पॉलीएटॉमिक आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स डिफरेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स. सबसे पहले स्टूडेंट हम नाइट्राइट आयन के क्या बनाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है स्टूडेंट. हमें क्या पता होनी चाहिए? एक तो लोन पेयर्स पता होनी चाहिए और एक बॉन्ड पेयर्स पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम कैपेसिटी किस एटम की कितनी है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की. अब स्टूडेंट नाइट्रोजन की कितनी है? 3. वो हमको पता है. उसके पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक लोन पेयर है, तो ये एक लोन पेयर आ गया. ऑक्सीजन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है बॉन्ड बनाने की? 2. ये ऑक्सीजन आ गया. अब इस ऑक्सीजन का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 बॉन्ड्स बनाने की थी, वो बना ली. अब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स हैं? 2. यहां तक स्टूडेंट ऑक्टेट कंप्लीट है. नाइट्रोजन
का अभी एक और बन सकता है। ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर हमने शो कर दिया, 2 उसके बॉन्ड शो कर दिए, ठीक है स्टूडेंट। अब नाइट्रोजन का ये आपका आ गया थर्ड बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट, आ गया। चलो ऑक्सीजन के साथ बना लिया उसने। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी होगी, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 3 बॉन्ड उसने बना लिए। ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया, एक ऑक्सीजन का इसका डबल बॉन्ड बना लिए। अब इस ऑक्सीजन, अब स्टूडेंट नाइट्राइट आयन है, NO2 नेगेटिव है, नाइट्राइट आयन का मतलब है NO2 नेगेटिव, इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज भी है। अब स्टूडेंट अगर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, ये जो ऑक्सीजन था इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p4। अब ये एक नेगेटिव आ गया तो ये क्या बन गया 2p5। इट मीन ऑक्सीजन के पास, ये वाले ऑक्सीजन के पास जो O नेगेटिव है, कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, एक। तो ये स्टूडेंट एक सिंगल बॉन्ड इसने बना लिया नाइट्रोजन के साथ। इसका मतलब इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी क्या होगी, पूरी होगी। अब स्टूडेंट ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स आगे आने चाहिए, 2, लेकिन आ कितने रहे हैं, 3। क्यों 3 आ रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ये नेगेटिव चार्ज भी आ गया था। जब नेगेटिव चार्ज आ गया था तो वैलेंस जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल था वैलेंस शेल का, वो भी क्या हो गया, फुल हो गया। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आ गए आपके पास, 3। मैं आपको शो भी कर देता हूं स्टूडेंट, ये आपका 1s2 ऑक्सीजन की शो कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, 1s2 2s2 2p4। नॉर्मल ऑक्सीजन में स्टूडेंट आपके कितने लोन पेयर्स हैं, ये वाले 1s 2s 2p, ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर। ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर्स आ गए और ये 2 हो गए हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। अब स्टूडेंट ये नॉर्मल ऑक्सीजन था, अब एक और नेगेटिव आ गया, इट मीन्स एक ऑर्बिटल और फुल हो गया, ये वाला। अब स्टूडेंट कितने लोन पेयर आ गए, ये 3 लोन पेयर्स हो गए, 3 लोन पेयर्स हो गए और एक हाफ फिल्ड आ गया। तो ये वाला O नेगेटिव था स्टूडेंट, ये एक हाफ फिल्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना नाइट्रोजन के साथ। और कितने लोन पेयर आ गए, 1 2 और ये थर्ड 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके नाइट्राइट आयन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे आर नॉट लोकलाइज्ड ओवर द वन एटम। स्टूडेंट ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, मैंने क्या कहा था, सिंपल क्या होती है, ये अट्रैक्शन होती है बिटवीन 2 एटम्स के बीच में। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं हुई है। तो स्टूडेंट ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, दे आर डीलोकलाइज्ड, मींस अब ये पहले इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बने हुए थे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब सेम ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अब ये यहां से यहां शिफ्ट हो गए और ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां शिफ्ट हो गया। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट। सबकी वैलेंसी पूरी है, सेम वैसे ही है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, वो 2 ये और 1 ये, 3 आ गए। इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ये रहा 2 बॉन्ड्स बन गए और ये O नेगेटिव है तो उसने एक ही सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो ये बन गया। सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, वो पहले इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बन रहे थे, अब इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड ओवर 2 एटम्स। अब स्टूडेंट क्या बन गए, डिफरेंट 2 स्ट्रक्चर्स बन गए। दोनों में ऑक्टेट पूरा है, दोनों में वैलेंसीज पूरी हैं सारे एटम्स की, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डिफरेंट। पहले इस नाइट्रोजन का इस ऑक्सीजन 1 के साथ फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड था, ये ऑक्सीजन 2 आ गया। अब ऑक्सीजन 2 के साथ डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन 1 के साथ सिंगल बॉन्ड आ गया। इट मींस दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, दे आर डीलोकलाइज्ड। वो क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। पहले इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ थे, फिर इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ गए, जिसके कारण नाइट्राइट आयन के क्या बन गए स्टूडेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन गए। अब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, मैंने अभी क्या कहा था, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये दोनों क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब स्टूडेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले इस और इस एटम्स के बीच में थे, अब इस और इसके बीच में। अब जो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा स्टूडेंट, ये पाई इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी हैं, इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी हैं। ये डॉटेड लाइन शो कर दी स्टूडेंट। ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर नॉट लोकलाइज्ड ओवर द सिंगल बिटवीन 2 एटम्स। ये दोनों एटम्स बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये वाला और बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये वाला, इन दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है स्टूडेंट, डीलोकलाइज्ड। दे आर नॉट रिटेन, दे आर नॉट एट बिटवीन 2 एटम्स,
These pi electrons are dispersed, delocalized over entire molecule. ये जो pi electrons हैं ये पूरे entire molecule के ऊपर फैले हुए हैं। तो इसका क्या मतलब आ गया कि ये जो pi electron पहले यहां थे अब यहां आ गए, इसका मतलब ये एक सिंगल बॉन्ड तो स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट आ गया। ये देखिए ये कंप्लीट बॉन्ड है, ये क्या है कंप्लीट बॉन्ड है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो स्टूडेंट आपका कंप्लीट आ गया, क्योंकि इसमें भी सिंगल बॉन्ड कंप्लीट है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड कंप्लीट है। अब स्टूडेंट जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले इस वाले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर थे, फिर इस वाले नाइट्रोजन, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं एंटायर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या कर रहे हैं डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो इसको डीलोकलाइज शो कर दो। तो ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है पाई इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी है और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के साथ भी है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या बन गया कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। सॉरी ये वाले कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है और ये वाला स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द इन बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है स्टूडेंट। सो अब ये सिंगल बॉन्ड था और ये डबल बॉन्ड था। इसका मतलब डबल बॉन्ड आने से बॉन्ड लेंथ क्या होती है स्मॉल। इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। अब यहां पे इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है ज्यादा। और यहां पे देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या है प्योर सिंगल बॉन्ड, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड। यहां भी क्या है प्योर सिंगल बॉन्ड। अब दूसरा क्या है स्टूडेंट ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, इसको बोलेंगे 1.5 बॉन्ड। क्या बोलेंगे 1.5 बॉन्ड। अब ये दोनों में क्या है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और ये क्या है हाफ बॉन्ड। तो इन दोनों केसेस में इनकी बॉन्ड लेंथ क्या आ गई सेम। क्या आ गई सेम। क्यों सेम आ गई क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो किन्हीं दो एटम्स के साथ नहीं बन रहे, वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर फैल गए हैं। तो ये जो आपके बॉन्ड्स आए एक प्योर सिंगल बॉन्ड आया और दूसरा कहते हैं कि हाफ बॉन्ड है। हाफ बॉन्ड स्टूडेंट ये वैसे टेक्निकल वर्ड नहीं है, लेकिन हम यहां पे क्या बोलेंगे कि जो दोनों के ऊपर बॉन्ड स्ट्रेंथ आई बॉन्ड लेंथ आई इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में वो क्या आई सेम आई। ठीक है स्टूडेंट। सेम क्यों आई क्योंकि दोनों की बॉन्ड की नेचर देखिए प्योर सिंगल बॉन्ड और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो क्या है डीलोकलाइज्ड है दोनों के ऊपर। इट मींस दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या आ गई सेम। ठीक है स्टूडेंट। सो दैट्स व्हाई तो बॉन्ड लेंथ दोनों की नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सेम क्यों आई ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि नाइट्राइट आयन का एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसके कारण से इनकी जो बॉन्ड लेंथ आई वो क्या आई सेम आई ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। द बॉन्ड लेंथ ऑफ बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स क्या आ गई आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट। सो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ NO2 नेगेटिव सुजेस्ट दैट ईच ऑक्सीजन एटम होल्ड्स ए पार्शियल चार्ज। कौन सा स्टूडेंट -1/2। ये कंप्लीट स्टूडेंट था, ये कंप्लीट चार्ज था NO2 नेगेटिव का। अब इसका क्या मतलब है कि दोनों ने -1/2 चार्ज को होल्ड किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। पहले फुल नेगेटिव यहां पे था फिर फुल नेगेटिव यहां पे आ गया और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या शो हो रहा है कि ये क्या है 1.5 बॉन्ड है। मींस जो ये पूरा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज था ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर फैल गया है। मींस जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो क्या कह रहा है ईच ऑक्सीजन एटम होल्ड्स ए पार्शियल चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड -1/2। सो दैट्स व्हाई बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स क्या आई सेम आई। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है 125 पिकोमीटर, लेकिन इसका रीजन आपको इसका रीजन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्यों सेम आई ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या आई सेम आई। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO3 नेगेटिव। वो नाइट्राइट आयन था, ये नाइट्रेट आयन है। ठीक है स्टूडेंट। NO3 नेगेटिव सो नाइट्रेट आयन कह रहा है नाइट्रोजन एटम इज द सेंट्रल एटम इन नाइट्रेट आयन। ठीक है स्टूडेंट। ये रहा आपका सेंट्रल एटम, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं सारे के सारे। अब इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच में वैलेंसी पूरी हो गई है क्योंकि ये ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाना था बना लिया है। ठीक है स्टूडेंट। अब नाइट्रेट आयन का फार्मूला क्या है NO3 नेगेटिव। अब स्टूडेंट ये क्या है O नेगेटिव और O नेगेटिव, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट।
अब ये एक स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर फिक्स नहीं रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूव डिलोकलाइज ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल। अब पहले इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में थे, अब फॉर एग्जांपल इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आ गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में आ गए हैं, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए तीनों के, ठीक है स्टूडेंट। और इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है स्टूडेंट। अब जो रेजोनेंस हाइब्रिड आया वो क्या आया, ये सिंगल बॉन्ड तो स्टूडेंट तीनों में कंप्लीट है, ये आपका सिंगल बॉन्ड ये कंप्लीट आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और तीनों में ये क्या डॉटेड लाइन शो हो रही है, डॉटेड लाइन का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो गए हैं, तीनों ऑक्सीजन के ऊपर विद नाइट्रोजन क्या हो गए हैं, डीलोकलाइज हो गए हैं, फैल गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे चार्ज कितना आ गया है, एक के ऊपर -2/3 -2/3 -2/3। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्या आ गया स्टूडेंट आपका ओजोन मोलिक्यूल, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन मोलिक्यूल O3, कह रहा है ओजोन O3 मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन एटम। अब स्टूडेंट ओजोन O3 मोलिक्यूल है तो ऑब्वियस कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम विच इज सिंगल बॉन्डेड टू वन ऑक्सीजन एटम। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, दो बॉन्ड्स बनाने की। अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन का तो डबल बॉन्ड स्टूडेंट इस वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो गई है, ठीक है स्टूडेंट। अब इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान से देखिए चार्ज कौन सा स्टूडेंट, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। ये दो आपके लोन पेयर्स हैं और ये दो आपके बॉन्ड पेयर्स हैं। अब O पॉजिटिव आ गया मतलब 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ये स्टूडेंट किसका है, O पॉजिटिव का, और ये किसका है, ऑक्सीजन का। अब इस वाले ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा चार्ज है, O प्लस है। O प्लस का मतलब क्या है, हाउ मेनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल और एक लोन पेयर आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये लोन पेयर आप शो कर दीजिए, दो लोन पेयर हैं। अब इस वाले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना रह गया स्टूडेंट, एक ही लोन पेयर रह गया। और कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं O प्लस के पास, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। तो ये रहा, इसके साथ इसने डबल बॉन्ड बना लिए और इसके साथ इसने सिंगल बॉन्ड बना लिया। इस वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी होगी स्टूडेंट, इसने 3, ये O प्लस था तो इसलिए इसने 3 बना लिए, 3 बना लिए। ये आपका न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है तो उसने कितने बनाने थे, 2, ये 2 बना लिए। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव, O नेगेटिव है। O नेगेटिव का क्या मतलब था, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, ओनली 1, तो उसने कितना बॉन्ड बनाना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है, वो बना लिया है। अब कितने लोन पेयर हैं इसके पास, 3 लोन पेयर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये आप 3 लोन पेयर शो कर दो, इस वाले के पास एक लोन पेयर रह गया और इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओवरऑल ओजोन मॉलिक्यूल न्यूट्रल आ गया, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है स्टूडेंट। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट आपका O3 मॉलिक्यूल का, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देख लिया आपने। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में तो रहेंगे नहीं, वो क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड। अब ये इसके साथ आ गए, ध्यान से देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव आपका इधर शिफ्ट हो गया, ये O प्लस, ये O नेगेटिव इधर आ गया और ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। अब स्टूडेंट इन दोनों का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन है, ये सिंगल बॉन्ड तो कंप्लीट आ गया। अब साथ में ये क्या शो हो रहे हैं, डॉटेड लाइंस की, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये नेगेटिव चार्ज था, ये दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या आ गया, -1/2 -1/2, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। ओवरऑल ये क्या आ गया, ओजोन मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल आ गया O3, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या है, अब ओजोन मॉलिक्यूल में भी जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या आई, सेम आई। क्या आई, सेम, क्यों, क्योंकि ये क्या कौन सा बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड, 1 कंप्लीट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इसको हाफ बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपका किसका स्ट्रक्चर आ गया, ओजोन मॉलिक्यूल का, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ क्या आ गई बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, सेम आ गई। किसके कारण से आई, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ O3 मॉलिक्यूल।
सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका कार्बोनेट आयन CO3 नेगेटिव। कार्बोनेट का क्या फार्मूला है? CO3 नेगेटिव। कार्बोनिक एसिड होता है स्टूडेंट आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और इसको आयनिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? 2H आयंस प्लस ये आपका क्या आ गया? कार्बोनेट आयन। ठीक है स्टूडेंट, CO3 नेगेटिव आयन। कह रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट? कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है? 4 बॉन्ड्स बनाने की। ये कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया, कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए। एक बॉन्ड स्टूडेंट इस ऑक्सीजन के साथ बनाया, एक बॉन्ड स्टूडेंट कार्बन ने इस ऑक्सीजन के पास बनाया, तो कार्बन के 4 टेट्रावेलेंट 4 बॉन्ड बन गए। अब स्टूडेंट ऑक्सीजन ने, ये वाले ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? सिंगल सिंगल। इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, क्योंकि फार्मूला कौन सा है? CO3 नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि ये वाले ऑक्सीजन के पास, ये वाले और ये वाले ऑक्सीजन के पास सिर्फ कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल बच गए हैं? एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल बच गया। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे कितने आ गए? अब 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे भी कितने आ गए? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक स्ट्रक्चर आ गया। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? डीलोकलाइज्ड। क्या होंगे? डीलोकलाइज्ड। पहले इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में थे, फिर इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में आ गए, अब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे एंटायर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो ये आपका क्या आ गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, सो क्या आ गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बन ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड कंप्लीट हो गया, और क्या आ गया? डॉटेड लाइन में आप पार्शियल चार्ज मीन्स, ये आपका पार्शियल बॉन्ड मीन्स आपके डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स आप शो कर दो। ठीक है स्टूडेंट, और चार्ज कौन सा है यहाँ पे? 2 नेगेटिव। कौन सा चार्ज है? कार्बोनेट 2 नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका कार्बोनेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब स्टूडेंट बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। कह रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन हैव ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट ये कौन सा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर मीन्स क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। अब स्टूडेंट ये देखिए, कार्बन 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 कार्बन, ये रिंग बनी हुई है। कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन एटम्स हैं। ये देखिए, अब ये कार्बन ले लीजिए, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है? 4। ये C6, ये एक हाइड्रोजन के साथ बन गया एक बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ इस कार्बन के बीच में स्टूडेंट ये वाला कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के कितने हैं? एक बॉन्ड ये वाला, 2 बॉन्ड ये वाले, कितने हो गए? 3, और चौथा बॉन्ड स्टूडेंट ये वाला आ गया। सो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 1 2 एंड 2 4 बन गए। ऐसे स्टूडेंट ये वाले कार्बन ने 1 2 3 हो गए, और ये 4th, टोटल 4 हो गए। ऐसे ही कार्बन सारे अपने 4 बॉन्ड्स बना रहा है सबके साथ, और हाइड्रोजन स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है, आप देख ही रहे हो। तो ये वैलेंसी पूरी हो गई। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड है। ये सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर से सिंगल। अब ये क्या हो रहा है? बेंजीन मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स बिटवीन, किसके बीच में? एडजेसेंट कार्बन एटम्स। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। सो एडजेसेंट ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स के बीच में। एंड ईच कार्बन एटम इज आल्सो बॉन्डेड टू 1 हाइड्रोजन एटम। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कार्बन, हर हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन के साथ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड लिंक्ड है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका C6 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, C6H6। ये आपका बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आ गया। अब स्टूडेंट ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे लोकलाइज नहीं होंगे। अब ये क्या होगा? दीज आर डीलोकलाइज ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट पहले इस और इस कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन थे, अब इस और इस कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले इस और इस कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन थे, अब इस और इस बीच में पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले इस और इस कार्बन एटम के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इस और इस कार्बन एटम के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? दे आर ऑसिलेटिंग, दे आर डीलोकलाइज ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट हमने क्या शो करना है? अब ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये कार्बन है सारे के सारे, ये कार्बन एटम्स हैं, और ये क्या आपके हाइड्रोजन एटम्स। अब क्या हो रहा है?
पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, मींस डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल। तो हमने इसको कैसे शो कर दिया है, ये डॉटेड से, कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। ये रहा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये अंदर जो सर्कल है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर बेंजीन मॉलिक्यूल। सो कह रहा है बेंजीन मॉलिक्यूल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड अराउंड द रिंग स्ट्रक्चर। पूरे रिंग पे, पूरे मॉलिक्यूल पे, बेंजीन के रिंग पे, मॉलिक्यूल पे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड। सो इन द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, स्टूडेंट ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। ये अंडरस्टूड है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है स्टूडेंट, ये कार्बन है हाइड्रोजन है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में ये शो करने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड है कि इन कॉर्नर्स पे क्या है, कार्बन एटम्स और साथ में क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अंडरस्टूड है। और ये आपका बीच में सर्कल क्या आ गया, सर्कल क्या शो कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर बेंजीन मॉलिक्यूल, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है कंडीशंस फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो स्ट्रक्चर्स शुड हैव सेम एटॉमिक पोजीशंस, एटॉमिक पोजीशन नहीं चेंज करनी, शुड हैव सेम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। चाहे जितने मर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए, सबके पास लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स क्या रहनी चाहिए, सेम। सब स्ट्रक्चर्स की एनर्जी क्या रहेगी, ऑलमोस्ट सेम। शुड बी सो रिटर्न सच दैट नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हमेशा जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ पे रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा, ऑन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है स्टूडेंट। इन बातों का आपने ध्यान में रखना है। अब कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, कहता है रेजोनेंस के कारण, एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ क्या आई, सिंगल एंड डबल बॉन्ड की इन ए मॉलिक्यूल क्या आई, सेम। फॉर एग्जांपल OO बॉन्ड लेंथ इन ओजोन क्या आई, सेम। CO बॉन्ड लेंथ इन कार्बोनेट आयन क्या आई, सेम, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस हाइब्रिड, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आया, इन बिटवीन स्ट्रक्चर आया बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हैज लोअर एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर मीन स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। सो लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी देन एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन के, ठीक है स्टूडेंट, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब कह रहा है ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी, जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी। मीन्स जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे एनर्जी रिलीज होती जाएगी, एनर्जी रिलीज होती जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। और एनर्जी रिलीज को यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। जैसे जैसे आपके स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे एनर्जी रिलीज होती जाएगी, उसको बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। अब जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब कह रहा है ग्रेटर द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की ऑलमोस्ट एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, जो मैं अभी बता चुका हूँ, जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, जितनी एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी मीन्स रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। अब स्टूडेंट एक रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे सपोज करेंगे और बाकी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे। अब कह रहा है कि जो डिफरेंस आया, किसका डिफरेंस आया, रेजोनेंस हाइब्रिड का और बाकी स्ट्रक्चर्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आया स्टूडेंट, उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे स्टेबल फॉर्म होगी जिस स्ट्रक्चर की, उन दोनों के डिफरेंस, किसका डिफरेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड का और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर का जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड ए एनर्जी ऑफ रेजोनेंस। और जो मोस्ट स्टेबल होगा स्टूडेंट, उस स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या होगी, लीस्ट, उसकी एनर्जी क्या होगी, लीस्ट। सो रेजोनेंस एनर्जी क्या आ गई, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी किसकी, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, ठीक है स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल ये आपकी E0 है, ये एनर्जी किसकी है, रेजोनेंस हाइब्रिड की। और फॉर एग्जांपल ये E3 है, E3 कैसा मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम। मींस इस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम है, मतलब E3 जो स्ट्रक्चर होगा, E3 एनर्जी वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो मोस्ट स्टेबल होगा। और जो डिफरेंस आएगा
ये क्या, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये क्या, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो ये डिफरेंस आ गया इसको क्या बोल दिया, रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोल दिया, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गई स्टूडेंट आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड दिस इज द लास्ट article of your chemical bonding chapter, molecular orbital theory, and this we will explain in next lectures. ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।